प्रशांत किशोर ने अपना सत्याग्रह ठीक उसी स्टाइल से शुरू किया है जिस अंदाज में गांधी जी 1917 का चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जब प्रशांत किशोर ने बीपीएससी 70th पीटी में भाग लिए हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में आंदोलन की घोषणा की थी, तो उस वक्त शायद किसी को ये अंदाजा होगा कि एक बहुत ही सामान्य से मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन की दिशा, दशा, गति और उसका आकार यानी मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बहुत व्यापक हो जाएगा। कदाचित यह न तो मीडिया को अंदाजा था, न ही राजनीतिक दलों को। आप सबको मालूम है कि जब प्रशांत किशोर ने 29 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास। लगातार 3-4 दिन तक उनका पूरा आमरण अनशन चला। इस बीच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना ने उनको नोटिस भी दिया और ये आदेश दिया कि अब ये जगह खाली कर दें। वैसा आदेश देने का पावर है, आप भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता यानी नए वाले सीआरपीसी में वो प्रोविज़न है। उन्होंने ये आदेश दिया, वो आदेश न माने। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन तो नहीं कहिए, धरना सत्याग्रह आमरण अनशन चलता रहा। और उसके बाद फिर 6 तारीख को तड़के सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रशांत किशोर को कथित रूप से, जो मीडिया में खबरें हैं, वो गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध यद्यपि एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मीडिया में खबरें चल रही है उसके अनुसार सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का वो बीएनएस में प्रावधान किया गया है, धारा 221 है। और सरकारी आदेश न मानने के चलते वो धारा 223 है। उसमें ये सभी नॉन कॉग और बेलेबल सेक्शंस होते हैं। बहरहाल उस टेक्निकलिटी में हम नहीं जा रहे हैं। उसके बाद असल ड्रामा शुरू हुआ। उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद उनको जैसा मीडिया बता रहा है कि एम्स ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने कुछ कठिनाई बयान की, भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिसकर्मी उनको फतुहा ले गए, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शायद उनका जांच करने का और एक फिटनेस का सर्टिफिकेट देने की बात कही, जो डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। और करीब 5-6 घंटा तक प्रशांत किशोर को गाड़ियों में घुमाते रहे और फाइनली उन्होंने इनको सिविल कोर्ट में लाया गया। अब जब मजिस्ट्रेट ने या जो जज उनकी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने उनको, ये बेलेबल सेक्शन था और कायदे से थाने से ही बेल दे दिया जाना था, लेकिन न्यायालय ने उनको बॉन्ड भरने के लिए कहा और उसके बाद उनको जमानत दे दी। प्रशांत किशोर ने उसको इनकार किया, कहा ये बॉन्ड हम नहीं भर सकते। उस बॉन्ड में लिखा हुआ था, जैसा उनके वकील भी बता रहे हैं, कि उनको इस तरह की एक्टिविटी में फिर से भाग नहीं लेना होगा वगैरह वगैरह, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। फिर मैटर रीआर्ग्यू हुआ और फाइनली बिना शर्त के उनको जमानत दे दी गई। एक सामान्य सा पीआर बॉन्ड एक लीगल फॉर्मेलिटी होता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनको सहयोग करना होगा। ये बात सब आप लोग जानते हैं। मैं आपको इस घटना से जोड़कर दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या किया था। और जब इस दोनों घटना को आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने ये गांधी के सत्याग्रह के मेथड से, उस मैकेनिज्म, उनके तरीके से इंस्पायर होकर ये काम किया हो, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको 1917 18 अप्रैल को जो घटना घटी थी गांधी के चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो मूवमेंट के संबंध में, वो आपको बताना चाहता हूँ। मेरे हाथ में 2 किताब है। ये किताब गांधी जी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
और ये किताब गांधी जी की चंपारण डायरी है, श्री अरविंद मोहन जी ने लिखी है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर विवेचना करूँगा कि किस तरीके से सरकारी मुलाजिम उस वक़्त भी चंपारण के तिरहुत के कमिश्नर मिस्टर एल.एफ. मोर्शेड, उनका नाम था मोर्शेड, उसने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार का छीछा लेदर करा दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पटना का कलेक्टर और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, उनके प्रधान सचिव या जो लोग के इशारे पर पूरा सरकार काम कर रही थी, उस सरकार की छीछा लेदर करा दी और प्रशांत किशोर को एक रियल हीरो बना दिया। जो लोग अभी तक कहते थे कि वो सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और रणनीतिकार हैं और यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या होगा, इस घटना ने प्रशांत किशोर को पूरे राज्य में पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। और वहीं सरकार को तो फजीहत कराई सो कराई, विपक्षी दलों पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया। देखिए, इस घटना ने जो कोर्ट में उन्होंने बॉन्ड में दिए गए शर्तों को न मान करके ये कितना बड़ा स्टेप ले लिया। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं इस घटना को। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, 1916 के अंत की बात है, दिसंबर वगैरह की। तो वहां पर अभी का बेतिया का एक किसान राजकुमार शुक्ल, ये मैं इसी दोनों किताब के आधार पर सामान्य तरीके एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, जब इस पर कई किताबें लिखी गई। वो गांधी जी से मिलते हैं और वो जाके कहते हैं कि गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि चंपारण में 3 कठिया सिस्टम का मतलब होता है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 3 कट्ठा नील लगाना बाध्यकारी था और बहुत ज़बरदस्त उसके कारण शोषण होता था किसानों का। तो राजकुमार शुक्ल ने बताया कि वहाँ पर गांधी जी को कि बहुत अत्याचार हो रहा है, एक बार आकर के आप देखिए और उसके लिए आंदोलन कीजिए, हम लोग को मुक्ति दिलाइए। गांधी जी के इस आत्मकथा में लगता है, पढ़ने से लगता है कि पहली बार उनको बहुत सीरियस नहीं लिए। उनके साथ कोई, उन्होंने एक वकील को भी ले जा कर के रखा था, तो वकील भी जो ब्रजकिशोर बाबू करके वकील थे, तो बहुत कन्विंस नहीं हुए गांधी जी। उसके बाद कानपुर आएगा गांधी जी, कानपुर भी राजकुमार शुक्ल पहुंच गया और फिर जाके बापू से मिला कि एक बार बापू आप चले आइए। तब तक गांधी जी को लगने लगा कि यह व्यक्ति लगता बड़ा सीरियस। फिर टालने के मुद्रा में उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगले माह कलकत्ता में रहूंगा, तुम कलकत्ता आकर मिलो। गांधी जी लिखते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे कलकत्ता पहुंचने के पहले राजकुमार शुक्ल कलकत्ता पहुंच गए और मुझे विवश कर दिया कि मैं उसके साथ आऊँ। मैं पटना आया ट्रेन से, गांधी जी लिखते हैं, और पटना में मुझको लगा कि गांधी जी को लगा कि राजकुमार शुक्ल के पास कॉन्टैक्ट्स होगा, तो पटना में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं था। समहाउ राजेंद्र बाबू के घर पर रुके और मौलाना मजरुल हक उनसे मिलने गए। चूँकि इंग्लैंड में गांधी जी की उनसे परिचय थी, तो उन्होंने सलाह दिया कि आप सीधे मोतिहारी तो नहीं जा पाइएगा, पहले आप ट्रेन से चले जाइए मुजफ्फरपुर और वहाँ से फिर आप मोतिहारी जाइएगा। गांधी जी फिर मुजफ्फरपुर आ गए। मैं कहानी शॉर्ट करते रहा। मुजफ्फरपुर में उनके आने की सूचना सबको हो गई। ये जो कमिश्नर है मिस्टर एल.एफ. मोर्शेड, उनसे मिलने का समय भी गांधी जी मांगे, तो कमिश्नर ने साफ मना किया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। चंपारण का मतलब हेडक्वार्टर मोतिहारी था। अब चंपारण 2 जिलों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी, उस वक्त एक ही था, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। इनको बहुत धमकी भरे लहजे में कहा कि आप लौट जाइए। गांधी जी को लग गया कि अगर हम चंपारण गए तो इनको गिरफ्तार करेगा, लेकिन निर्णय हुआ कि जाना है तो जाना है, चूँकि वहाँ इंक्वायरी करनी होगी, स्पॉट पर जा करके देखना होगा। उनके साथ और बहुत सारे लीडरान थे, मैं सबका विस्तृत वर्णन नहीं कर रहा हूँ। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, रास्ते में ही गांधी जी को एक दरोगा आकर एसपी कहा कि एसपी का ये आदेश है, इनफैक्ट कलेक्टर का आदेश था, धारा 144 की, आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद संभव तब तक गांधी जी वहाँ पहुँच गए और इस डिसोबीडियंस के चलते गांधी जी पर धारा 144 का जो उल्लंघन हुआ, तो 188 होता है उसका आईपीसी में, तो वो मजिस्ट्रेट के यहाँ केस चला। ये 18 अप्रैल की बात है 1917। मैं आपको
सिमिलरिटी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोर्ट में पेशी के समय किस तरीके से पुलिस प्रशासन निसहाय हो गया था और पुलिस के लोग वहां क्या सुरक्षा प्रदान करते। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों ने ही उनको सुरक्षा प्रदान किया, जैसा कि अखबारों में और जैसा कि खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ रहा है। तो जब वहां पर जंगल में आग की तरह फैल गई बात और कोर्ट में इतने लोग जमा हो गए, इतने किसान जमा हो गए कि मजिस्ट्रेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों घबरा गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वो कहा कि इस ट्रायल की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। और सबसे आश्चर्य ये लगा कि गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम भी उपस्थित हैं, आप भी उपस्थित हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उपस्थित है, मैं दोषी होने के लिए आर्गुमेंट करता हूं। मैंने आप सोच लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं इस बात का आर्गुमेंट करूंगा कि हां मैं दोषी हूं क्योंकि मैंने ये आदेश नहीं माना है और मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। अब बड़े पेशोपेश में पड़ गया पूरा कोर्ट। इस मामले को बढ़ता देख, घबराया हुआ देख, इसी बीच कदाचित जो कलेक्टर हैकॉक था वहां पर, उसका नाम हैकॉक था, उस कलेक्टर के संवाद से और बाकी ये खबर जब गई तो पटना के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि शायद वायसराय ने केस को वापस लेने का आदेश दे दिया है और ये केस ही वापस हो गया और गांधी जी वहां से छूट गए। ये कोइंसिडेंस है या सोची समझी एक स्ट्रेटजी है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, तो प्रशांत जी खुद जानते होंगे। लेकिन प्रशांत जी के इस कदम ने पूरे प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में यह बात उठा दी है कि जो उन्होंने जनसुराज नाम रखा और गांधी जी की तस्वीर उनके सभी कार्यक्रमों में रहती है और गांधी के मूर्ति के नीचे यह सत्याग्रह शुरू हुआ, तो गांधी के इसी स्टेप का उन्होंने अनुसरण किया है। अब जरा आप सिमिलरिटी ड्रॉ कीजिए। ठीक उसी प्रकार से प्रशांत किशोर डिनाई करता है कोर्ट में। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नहीं, मुझको ये बेल बॉन्ड में दिए गए शर्त मंजूर नहीं है। फिर मजिस्ट्रेट को बताया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट उसको वापस लेते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए, और फिर जो बातें सामने आ रही है, प्रशांत जी ने भी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्चुअली, और ये बात भी सही है, जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि इतने आनंद फानंद में बेउर जेल ले जाया गया जबकि सुनवाई चल ही रही थी। तो कोर्ट वहाँ जेल में कहा कि साहब बिना कोर्ट के आदेश के इनको जेल में हम कैसे रखेंगे, तो फिर जेल से वापस। तो ये पूरे आप सोच करके देखिए, 6 घंटा तक पुलिस की गाड़ी में प्रशांत किशोर को पटना और फतुहा के आसपास घुमाया जाता रहा। यानी इस पूरे एपिसोड में सरकार की कुछ अधिकारियों ने, खास करके कलेक्टर ने, यहाँ के एसपी ने या सिटी एसपी जिसका नाम आ रहा है वो, और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार बैठे हुए हैं सीएम हाउस में, वो जिनके इशारे पर ये सारा काम हो रहा था, इन्होंने सरकार की फजीहत कर दी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस किताब में गांधी जी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में, कि कमिश्नर ने, आप अगर पढ़ना चाहें इंग्लिश वर्जन में पेज नंबर 367 मैं पढ़ देता हूं। द कमिश्नर ओनली सक्सीडेड इन ट्रैपिंग गवर्नमेंट इन द नेट विच ही हैड स्प्रेड फॉर मी। जो जाल कमिश्नर ने गांधी जी के लिए बुना था उसमें उसने सरकार को ही फंसा दिया। तो ये जो जाल मुख्यमंत्री के आसपास घूमने वाले, उनके हीरो बनने वाले अधिकारियों ने बुना था, इसमें सेम फंस के रह गए। अब प्रशांत किशोर ने यह भी घोषणा किया है कि उनका आमरण अनशन, और वो सिर्फ पानी पर रह रहे हैं। आज जो सूचना मिली है उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ईश्वर से कामना है कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरीके का काउज और जिस तरीके का मेथड ऑफ एजिटेशन और जिस तरह के सोशल बेस में उनकी पैठ बननी शुरू हो गई है, यह न सिर्फ सत्ता पक्ष दल को,
न सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों को और सरकार को, बल्कि विपक्षी दलों की भी नींद उड़ा दी है। क्योंकि जो कार्य प्रमुख विपक्षी दल को करना चाहिए था, अपेरेंटली ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसमें सर्वथा विफल रहे, कारण जो भी रहा हो। लेकिन इस स्टेप ने प्रशांत किशोर को बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में, बिहार के राजनीतिक क्षितिज में पूर्ण रूपेण स्थापित कर दिया है। इनका अभियान, इनकी पदयात्रा, इस दोनों का अब मेटामॉर्फोसिस हो गया है एक बड़े आंदोलन में। और यदि सरकार ने फिर उन्हीं नासमझ पदाधिकारियों और सलाहकारों की बात मानकर फिर गलती की और इस मामले को जल्दी से नहीं सुलझाया, तो समझिए कि यह आंदोलन और बड़ा होने वाला है। एक और सिमिलरिटी मैं बताता हूं। मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था कहीं एक 74 का आंदोलन ना हो जाए। 74 के आंदोलन की शुरुआत का जो बीज पड़ा था वो बिहार छात्र संघर्ष समिति नामक एक समिति बना के, उसी समिति के जरिए जब विधानसभा का मार्च किया गया था, उसमें फिर गोली चली थी, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, वो सारी कहानी मैंने आपको बताई उस वीडियो में। यहाँ भी देखिए, युवा शक्ति संघर्ष समिति करके कोई समिति बनाई गई है। तो ये पूरी सिमिलरिटी समझिए, गांधी जी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह और इसके पहले भी साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने एक कोर्ट में बहस करते हुए जब जज ने कहा कि आप ये पगड़ी उतार दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं उतारेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह का जो मॉडस ऑपरेंडाई गांधी जी ने सक्सेसफुली साउथ अफ्रीका में अपनाया, और उसके बाद यहाँ चंपारण सत्याग्रह, जिसके नाम कई किताबें, राजेंद्र बाबू ने भी किताब लिखी है उस पर। तो ये समझिए कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह का मॉडस ऑपरेंडाई और 1974 के आंदोलन का इंग्रेडिएंट, ये दोनों का मसाला है। और अगर यह एक्सपेरिमेंट सही हुआ, अगर ये एक्सपेरिमेंट यानी 1917 के सत्याग्रह और 1974 के आंदोलन, ये दोनों का मिश्रण हुआ, तो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा शायद बदलने वाली है। हमें देखना होगा कि प्रशांत किशोर जी का अगला चरण क्या होता है। मैंने ये सिमिलरिटी ड्रॉ कर सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है कि सरकार हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर, अगर अपने आसपास चाटुकारों को आप रखिएगा, साइकोफेंट्स को रखिएगा, तो आपसे ऐसी ही गलती कराता चलेगा। लेकिन इस बात से आज कोई इनकार नहीं करेगा कि बिहार को एक नए नेतृत्व की तलाश है, बिहार की राजनीति को एक नई दिशा की तलाश है, बिहार को एक नई सुबह की तलाश है। इस बात से कौन इनकार करेगा कि 1985, 86, 87 से ही रिजर्व बैंक का डेटा है, इस पर मैं एक दिन अलग बात करूंगा, कि 87, 88 से लेकर के 2024 तक के आंकड़ों को अगर आप देखिएगा तो प्रति व्यक्ति आय में बिहार अभी भी सबसे निचले पायदान पर क्यों खड़ा है। चाहे वो कांग्रेस का रेजिम हो, चाहे वो आरजेडी का रेजिम हो, चाहे एनडीए नीतीश कुमार का रेजिम हो, 20 साल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व का भी हो गया, तो ये क्यों खड़ा है। 2 करोड़ युवा बिहार में यूं ही भटक रहे हैं बेरोजगार। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो मुंह बाए समाज के सामने खड़े हैं। आने वाली पीढ़ी को इन कड़वी सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा, और इन समस्याओं का समाधान तभी मिलेगा जब इस राज्य को एक अच्छी मजबूत सरकार मिले, जो जाति, पाति, धर्म, इन ओछी राजनीति से उठकर समाज के इस क्षितिज पर और इस पैराडाइम पर, इस पॉलिसी के तहत काम करें। बिहार में आज भी बहुत सामर्थ्य है, जरूरत है एक मजबूत नेतृत्व की। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।